दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त यूनुस खान। सेहतनामा कार्यक्रम में आज हमने डॉक्टर सुमित शाह को आमंत्रित किया है, जो कैंसर सर्जन हैं। भारत में 7 नवंबर का दिन कैंसर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया जाता है और आज हम कैंसर जागरूकता के बारे में आज के इस कार्यक्रम में बातें करेंगे। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में आपका। बहुत शुक्रिया आपका मुझे यहाँ बुलाने कर। आपने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है कैंसर जागरूकता, ये आज के लिए भारत के लिए नीड ऑफ द आवर है, क्योंकि हम बहुत ही ज्यादा प्रमाण देख रहे हैं जी। तो जरूर इस पे बात करेंगे हम। डॉक्टर साहब, क्यों इन दिनों में कैंसर बहुत तेजी से बढ़ता चला जा रहा है और दुनिया की सबसे खतरनाक बीमारी के रूप में उभर कर सामने आया है? कैंसर होने के कई कारण हैं। 10-20% कैंसर ऐसे जिनमें कारण हमें मालूम है, बट 70 से 80% कैंसर ऐसे जिनमें मालूम नहीं है जी। लेकिन ये कारण हमें इतना जरूर मालूम है कि ये हम जो तो हवा सांस ले रहे हैं, या हम जो खाना खा रहे हैं, या अपना एनवायरमेंट है, अपनी लाइफस्टाइल बेसिकली, इनमें सब चेंजेस आने के वजह से कैंसर में प्रमाण बढ़ रहा है। डॉक्टर साहब, थोड़ा विस्तार से हम ये जानना चाहेंगे कि आपने कहा कि जिस तरह का प्रदूषित वातावरण है, जिस हवा में हम सांस ले रहे हैं वो, और जीवन शैली में बदलाव और जिस तरह की जिंदगी हम जी रहे हैं, बिल्कुल वो कौन से कारण हैं जो इसको बढ़ावा देते हैं? इनमें कई कारण हैं। ऐसे एक सिंगल कारण नहीं कि जिसके वजह से ये हो रहा है, बट इट इज अ मल्टीट्यूड ऑफ कॉज। हम 3, 4, 5 अलग चीजें मिलकर ये हो रही है। जैसे हम पानी पीते, ऑफकोर्स पानी तो प्योर है, लेकिन कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंटेमिनेशन आ सकता है। शायद सिटीज में नहीं है, लेकिन हम पूरे गंगा की लाइन में देखेंगे तो हैवी मिनरल कंटेमिनेशन, कई बार इफ्लुएंट्स जो इंडस्ट्री से आते हैं उसका कंटेमिनेशन होता है। सो वाटर एक चीज है, एयर दूसरी चीज है। जो एयर हम ब्रीथ कर रहे हैं, हमें नहीं मालूम उसमें क्या क्या है। हर जगह आप इंडिया में जाएंगे तो कहीं पे रोड कंस्ट्रक्शन चालू है, तो कहीं पे रीडेवलपमेंट हो रहे हैं। इट इज ऑल एस्बेस्टॉस और कई चीजें एयर में होती है। एंड अल्टीमेटली फूड इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स जो आज के लिए, स्पेशली न्यू जनरेशन के लिए। अभी जैसे मुझ में और मेरे दादाजी में फर्क क्या है? मेरे दादाजी को भी उतना ही स्ट्रेस था जितना मुझे है। उनको अलग तरीके का था, मुझे अलग तरीके का है, लेकिन हम दोनों में फर्क ये है कि उनकी खान पान की स्टाइल एकदम सिंपल, स्ट्रेट फॉरवर्ड थी। वो रोज के वो भाखरिया खाते थे, साथ में दूध लेते थे और थोड़ा क्लियर कट। अपने इसमें हमारे जनरेशन में भी जंक फूड और ये सब काफी एंट्री मार चुका है, और हम कई फूड्स ऐसे जो ओवर कुक्ड है। एक मैं एग्जैक्ट फूड को पॉइंट नहीं कर पाऊंगा, लेकिन काफी इम्बैलेंस हो गया है। ओवर सिंगल चीज में कहूंगा तो जैसे रिफाइंड शुगर ज्यादा लेने से, रेड मीट ज्यादा लेने से, या जंक फूड ज्यादा लेने से हमारे शरीर को थोड़ा थोड़ा नुकसान हो रहा है। कार्बोनेटेड ड्रिंक्स है, काफी कुछ है। अपना ये जो फूड का स्टाइल है, दैट इज वन सिंगल मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर जो हमें आगे चल के कैंसर नहीं बल्कि ब्लड प्रेशर, डायबिटीज और भी कई बीमारियां हैं जो इसकी वजह से हो रही है जी। तो डॉक्टर साहब, आपने जैसा बताया कि एक तरफ तो प्रदूषण जो किसी भी तरह का हो वो कैंसर फैलाने के लिए जिम्मेदार है, और दूसरी तरफ हमारी अपनी जीवन शैली और हम क्या खा रहे हैं। बिल्कुल। क्या आप ये बता सकते हैं कि किस तरह का कैंसर भारत में सबसे ज्यादा फैल रहा है, जहां तक हम अपने देश के संदर्भ में बात करना चाहें? बिल्कुल, मैं 2 पार्ट में डिवाइड करूंगा, पुरुषों में और स्त्रियों में। पुरुषों में सबसे कॉमन कैंसर इंडिया में लंग कैंसर और ओरल कैंसर है। और लंग कैंसर, ओरल कैंसर में एक कॉमन चीज है निकोटिन। निकोटिन इन एनी फॉर्म, यानी कि अगर वो टोबैको च्यू करने से या सिगरेट स्मोकिंग करने से, बीड़ी स्मोक करने से, ऑल फॉर्म्स ऑफ निकोटिन कैन लीड टू कैंसर। तो ये एक आइडेंटिफाइबल कॉज है, यानी कि अगर हम इस पे कंट्रोल करें तो वो कैंसर्स कम हो जाएंगे। स्त्रियों में अलग टाइप के कैंसर है। सबसे कॉमन है ब्रेस्ट कैंसर और गर्भाशय के मुख का कैंसर, यानी कि सर्वाइकल कैंसर। जो ब्रेस्ट कैंसर है, इसका एग्जैक्ट कॉज अभी तक पता नहीं चला है। जैसे मैंने कहा, मल्टीट्यूड ऑफ फैक्टर्स वो है, बट दैट इज द मोस्ट कॉमन कैंसर इन इंडिया। सेकंड जो कॉमन है वो गर्भाशय के मुख का कैंसर, यानी कि सर्वाइकल कैंसर। 99.9% सर्वाइकल कैंसर एक वायरस की वजह से होते हैं, ह्यूमन पैपिलोमा वायरस कहा जाता है उससे। और नॉर्मल क्लीन हाइजीन रखने से ही वो वायरस का इंसिडेंस कम हो जाता है। ऑफकोर्स आजकल वैक्सीन और कई चीजें हैं। तो ये 2 कॉमन कैंसर है मेल्स में और फीमेल्स में जी। डॉक्टर साहब, आपने फेफड़ों के कैंसर की बात की और ये बताया कि अमूमन स्मोकिंग यानी धूम्रपान उसकी एक बड़ी वजह होता है। yes. अभी कुछ ही पलों पहले जब हम बात कर रहे थे तो आपने कहा था कि हवा में तरह तरह की चीजें खुली होती हैं। आज शहरी प्रदूषण जिस तरह से बढ़ता चला जा रहा है, हर रोज अखबारों और टेलीविजन पर हम देखते हैं कि पॉल्यूशन का लेवल बड़े शहरों में बताया जाता है जो बहुत खौफनाक होता चला जा रहा है। ये कितनी वजह बनता है इस खतरनाक बीमारी की? ये भी एक वजह, ये मैं कहूंगा कि ये कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है।
एकमात्र फैक्टर नहीं है, मीन्स और चीजें मिलकर ये इंपॉर्टेंट रोल करता है। और ये प्रदूषण की वजह से ना कि कैंसर बल्कि लंग्स में लॉन्ग टर्म जो फाइब्रोसिस करके बोलते हैं, तो रेस्पिरेटरी फाइब्रोसिस, अगर हमें इसका असर आज नहीं दिखेगा, अगले 5-10 सालों में हमें सडनली बहुत ज्यादा लंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आने वाले। जैसे आज ही मैंने पढ़ा दिल्ली में एयर इंडेक्स जो स्मोक 106 से लेकर ऑलमोस्ट 1000 तक पहुंच गई थी, पार्टिकल इंडेक्स जो है जी। सो दिस इज डेफिनेटली अफेक्टिंग, और ऑफ कोर्स लॉन्ग टर्म तो ये लंग कैंसर में भी कंट्रीब्यूट कर सकता है। इसका मतलब शहरों में जिस तरह से प्रदूषण फैलता चला जा रहा है, उस पर कंट्रोल करने की बहुत सख्त जरूरत है। बिल्कुल, दो चीजें हैं, एक तो इन सब चीजों पे कंट्रोल, दूसरा हमें मालूम है कि पूरी तरह से हम कुछ भी कंट्रोल नहीं कर पाने वाले। तो अगर हम हमारी आंखें खुली रखें और हमारे शरीर को भी सुने, अर्ली डिटेक्शन जिसके बारे में हम आज बात करने वाले जी, वो एक दूसरा पॉइंट बनता है कि जितना कंट्रोल हो सकता है करें, लेकिन साथ में अगर हम कोई चीज जल्दी पकड़ ले अपने में बीमारी, तो हम उससे मुक्त हो सकते हैं। बिल्कुल डॉक्टर साहब, जो जागरूकता की बात है उस मुद्दे पर हम बिल्कुल पहुंचेंगे, लेकिन यहां बीच में एक गाने के साथ आगे बढ़ते हैं। तो बताइए कि आपकी पसंद का पहला गाना कौन सा होगा? मैं चाहूंगा बजरंगी भाईजान से, के जी ने गाया हुआ है, आशियाना मेरा तू जो मिला जी। कौन कौन से संभावित कारण हो सकते हैं कैंसर के, और हम बातें अपने देश के संदर्भ में कर रहे हैं। 7 नवंबर का दिन राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता का दिन है, भारत में ये दिन मनाया जाता है। आपने कहा कि जिन चीजों को हम कंट्रोल कर सकते हैं वो तो करें, लेकिन अपने तय बचाव की और जागरूकता की कोशिश करें। तो मेरा सवाल ये है कि एक आम वयस्क व्यक्ति अपने तय क्या कर सकता है? पहला कदम क्या हो? पहला कदम नॉलेज है। एक वर्ड है कि हैविंग अ करेक्ट नॉलेज इज हाफ द बैटल वन। उसका मतलब कि अगर हमें सही तरह का इंफॉर्मेशन हो तो आधा वॉर तो हमने वहीं जीत लिया है। बिल्कुल। तो मेरा श्रोताओं को ये मैसेज जरूर रहेगा कि मैं आपको कोई बड़ी टेस्ट या कुछ भी करने को नहीं कह रहा हूं। मैं खाली इतना कहना चाहूंगा कि आपको आपके रूटीन लाइफस्टाइल में कोई भी डिस्टर्बेंस महसूस हो, छोटा मोटा, जो 5, 10, 15, 20 दिन तक रहे, तो जरा उसे प्लीज ध्यान दीजिएगा। जैसे कि आप खांसी हो गई है, 10-15 दिन हो गए सेटल नहीं हो रही है, या छाती में कोई गठान आ गई है, या फिर पेट में काफी टाइम से कॉन्स्टिपेशन है, 6, 7, 8, 10, 15 दिन हो गए दवाई से सेटल नहीं हो रहा, या आपको लग रहा है कि आपका वजन कम हो गया, सडनली 5-6 किलो ऐसे कम लग रहा है, कपड़े ढीले हो रहे, कोई वजह दिख नहीं रही। तो मेरा कहना इतना ही है कि अगर ऐसा कोई भी सिम्टम हो जो पहले नहीं था अभी आया है, तो आप अपने आप से कोई डिसीजन ना ले, बल्कि मैं चाहूंगा कि आप नजदीक में किसी डॉक्टर को पूछ लीजिए। शायद कुछ ना हो, बट ध्यान देना जरूरी है। डॉक्टर साहब, ये तो हुई जागरूकता की बात कि अगर कोई एबनॉर्मल सिम्टम अपने शरीर की तरफ से आ रहा है तो हम उसको जानें और पहचानें। मुझे ये भी बताइए कि क्या हम अपने और अपने परिवार की जीवन शैली में सुधार लाएं जिसकी वजह से हम कैंसर ही नहीं बल्कि दूसरी भी खतरनाक बीमारियों से दूर रहें? बिल्कुल, आपने एकदम सही कहा है। और ये सुधार सिर्फ हम अपने लाइफ के लिए नहीं है, सबसे इंपॉर्टेंट हमारे आगे वाले जनरेशन के लिए, अपने बच्चों के लिए, क्योंकि हम जो अभी देख रहे हैं बच्चों की लाइफस्टाइल काफी अनहेल्दी हो चुकी है। सबसे कॉमन चीज एक तो एक्टिविटी, नंबर 1, हमें उनको स्पोर्ट्स में फोर्स करना चाहिए। इन द सेंस हमें देखना चाहिए कि उनको कौन सा स्पोर्ट्स सूट होता है। रोज का थोड़ा खेलना बहुत ही जरूरी है। फिजिकल एक्टिविटी का कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, बच्चों को खेलना भी चाहिए। और एडल्ट्स में हमें रनिंग या कोई एनी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज इज वेरी क्रूशियल। 45 मिनट्स अ डे। सभी को टाइम नहीं होता है, हम अपने लाइफस्टाइल में बिजी है, लेकिन दिन में कहीं तो निकाल सकते हैं। कहीं टाइम नहीं मिले तो रात को मिल भी सकता है, पोस्ट डिनर भी आप ब्रिस्क वॉकिंग कर सकते हैं। सेकंड, फूड में भी आज हम देखते हैं कि कई बार बाहर खाने का बहुत हो जाता है। ऐसा नहीं कि बाहर का हर चीज अनहेल्दी है, लेकिन हम रेजोल्यूशन ले सकते हैं कि मंडे टू फ्राइडे या सैटरडे प्रॉपर होम का रूटीन बैलेंस्ड फूड खाएंगे, और संडे को एक दिन ऑफ लेंगे जब हम बाहर खा सकते हैं। थोड़ा अगर हम लिमिट में कर, मैं बंद करने के लिए नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं कि लिमिट करें। हम हफ्ते में एक आध बार खाए तो एटलीस्ट वो ठीक हो जाएगा। और जो ओवरटली फैट फूड है, जो सबका फेवरेट है, जैसे कि लोग पोटैटो चिप्स और ये सब, दीज आर वेरी इजीली बैड कैलोरी गिविंग फूड्स। फ्यू मिनट्स ऑन द लिप्स बट फॉरएवर ऑन द हिप्स, ऐसा कहा जाता है। सो हमें ये जितना भी जंक फूड है उसको लिमिट करना चाहिए। ये करने से, फिजिकल एक्टिविटी अच्छा होने से। और थर्ड, मेंटल हेल्थ। हमें कई बार बहुत स्ट्रेस हो जाता है, तो हमें ऐसा कुछ हॉबी अपनानी चाहिए जिससे हमारा स्ट्रेस कम हो जाए। जैसे किसी को म्यूजिक अच्छा लगता है, मैं खुद म्यूजिक सुनता हूँ ऐसे समय में। किसी को कुछ बुक रीड करने को हो, या किसी को लगे कि मैं बाहर घूम आऊं, समथिंग। स्ट्रेस तो आना ही है, उसको कैसे बीट करना हमारे हाथ में है। जी डॉक्टर साहब, आपने बहुत जरूरी चीजें बताई हैं। आधुनिक जीवन शैली में
में खुद का ख्याल रखना जो है वो सबसे लास्ट नंबर पर होता है। व्यक्ति हर तरफ भागा चला जा रहा है, तो इन तीनों चारों बातों पर लोगों को ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। चाहे वो जंक फूड हो, चाहे वो कसरत करना हो, या बाकी तमाम चीजें हों, स्ट्रेस से दूर रहना भी एक बहुत जरूरी चीज है। वयस्क महिलाओं में जिस तरह के कैंसर सामने आ रहे हैं, आपने उनके बारे में बात की थी। किस उम्र के बाद से कौन से नियमित टेस्ट हर साल करा लेने चाहिए, इस बारे में बताइए। सिर्फ वयस्क महिलाओं में नहीं, आजकल हम जो ब्रेस्ट कैंसर देख रहे हैं, ऑलमोस्ट 30-40% पेशेंट हमारे 30 से 50 की उम्र में होंगे जी। मेरे पास पूरी स्टैटिस्टिक्स नहीं है, बट आप जितने भी ऑन्कोलॉजिस्ट को पूछेंगे तो उनके हाफ पेशेंट्स विल बी लेस देन 50। तो और सबसे कॉमन कैंसर है ब्रेस्ट कैंसर। तो मैं महिलाओं को ये जरूर कहूंगा कि जिनकी उम्र 40 से नीचे है, वो हर महीने सिर्फ एक बार पीरियड खत्म होने के बाद चेकअप कर ले अपने हाथ से कि ब्रेस्ट कैंसर के कोई सिम्टम दिख रहे हैं कि नहीं। 2-4 ही सिम्टम है, जैसे एक गठान हो, या स्किन में थोड़ी सी चेंज हो, या कई बार निप्पल का डायरेक्शन चेंज होता है, या कई बार वहां से खून आता है, या बगल में गिल्टी हो छोटी सी। पहली बार करेंगे तो लगेगा सब गठान ही लग रहा है, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी बार करेंगे तो एक बार ट्यून हो जाएंगे। आपने कहा टेस्ट के बारे में, एक्चुअली 4 ही कैंसर ऐसे हैं जो हम जल्दी पकड़ सकते हैं। फीमेल्स में, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर और सर्वाइकल कैंसर, और पुरुषों में प्रोस्टेट कैंसर और ओरल कैंसर। इन 4 कैंसर को छोड़कर ऐसी कोई टेस्ट नहीं है जिससे हम बाकी के कैंसर को अर्ली डिटेक्ट कर सके। इसलिए कोई सिम्टम चेंज हो, जैसे पेट में कोई भी सिम्टम हो जो मैंने कहा, या काफी टाइम से कफ हो या कुछ भी हो, तो उनको हमें डॉक्टर को दिखाना चाहिए। ये 4 कैंसर जो मैंने कहा है अर्ली डिटेक्शन है, क्योंकि हम वो ऑर्गन्स को एक्सेस कर सकते हैं, बाकी ऑर्गन्स को एक्सेस नहीं कर सकते। तो टेस्ट में मैं खाली इतना कहूंगा, एक 40 इयर्स के बाद लोग कंसिडर कर सकते हैं कि मैमोग्राफी की जाए साल या 2 साल में एक बार, और पैप स्मीयर। इन 2 टेस्ट छोड़कर एक भी टेस्ट रिकमेंडेड नहीं है कैंसर के अर्ली डिटेक्शन के लिए। सतर्क रहना जरूरी है। जी डॉक्टर साहब, सतर्क रहना सबसे बड़ी जरूरत है, आपने ये बात कही, और ये भी बताया कि कौन कौन सी जांच की जा सकती है। यहां हम अगले गाने की तरफ बढ़ते हैं। आपने भी कहा कि आप स्ट्रेस दूर करने के लिए म्यूजिक का सहारा लेते हैं, तो बताइए कि आपकी पसंद का अगला गाना कौन सा है? रफी जी का पुकारता चला हूं मैं। ओहो, क्या बात है। सुन आवाज में ओपी नैयर का संगीत था, और बातें कैंसर जागरूकता पर हो रही हैं। डॉक्टर साहब ने ये बताया था कि महिलाओं को किस किस तरह के टेस्ट करने चाहिए, बहुत ज्यादा टेस्ट मौजूद नहीं है। अब पुरुषों की बातें कर ली जाए। या पुरुषों में जो कैंसर मैंने कहे, एक प्रोस्टेट कैंसर है। जो प्रोस्टेट एक ग्रंथ है जो पेशाब की थैली के नीचे होता है, तो वहां पे कैंसर होने के चांसेस उम्र के साथ बढ़ते हैं। प्रोस्टेट कैंसर नॉर्मली 60-70 के बाद ज्यादा होता है, 60-70 की उम्र के बाद। तो कुछ टेस्ट आते हैं, जैसे एक ब्लड टेस्ट में PSA करके है, हालांकि वो भी रिकमेंडेड नहीं है। खाली रूटीन बॉडी चेकअप करेंगे तो उसमें डॉक्टर एग्जामिन कर लेंगे प्रोस्टेट में, और उनको कुछ लगेगा तो वो टेस्ट बताएंगे। दूसरी बात रही ओरल कैंसर, जो मैंने कहा 90-95% ओरल कैंसर्स सिर्फ टोबैको इंटेक वालों में होता है। अगर जो लोग टोबैको नहीं ले रहे उनमें चांस नहीं के बराबर है, हालांकि 0 नहीं है। तो अगर मुंह में कोई भी छाला हो जो सूख नहीं रहा है, छाला तो बहुत कॉमन है, सभी को कभी ना कभी हो ही जाता है, 5 दिन, 10 दिन, 15 दिन में अगर सूखा नहीं और वो बढ़ते ही जा रहा है, तो फिर उसे आप ENT सर्जन को बता सकते हैं, मुंह में या जीभ में छाला हो या ऐसा कोई सिम्टम हो। जी, तो ये प्रोस्टेट और ओरल कैंसर छोड़कर और कोई कैंसर की टेस्ट नहीं है। कुछ ब्लड टेस्ट आते हैं, बट वो एक भी रिकमेंडेड नहीं है स्टैंडर्ड गाइडलाइंस के मुताबिक टेस्टिंग के लिए। तो इसके अलावा मैं कहूंगा लोगों को कि अलग अलग टाइप के कैंसर में अलग सिम्टम होते हैं, बस अगर कोई दिक्कत हो तो 15-20 डेज ज्यादा रुके नहीं है। इंडिया में एक प्रॉब्लम बहुत है, हम हेल्थ को नजरअंदाज करते हैं, हम सोचते हैं कि हाँ ठीक है कम हो जाएगा, उसमें महीना, 2 महीना, 3 महीना निकल जाता है और कैंसर बढ़ जाता है। जी, हम ये चाहते हैं कि लोग जल्दी आए, तो उसमें कैंसर क्योर के चांस बहुत बढ़ जाते हैं। डॉक्टर साहब, हमारी इस बातचीत में बार बार ये बात आई कि कई ऐसे लोग हैं जो स्मोक करते हैं, धूम्रपान करते हैं या तंबाकू लेते हैं। हमारे इस कार्यक्रम को देश दुनिया के कोने कोने में लोग सुन रहे हैं, और ऐसे लोग भी हैं जो तंबाकू का, सुपारी का, पान मसाले का सेवन नियमित रूप से करते हैं और इसकी लत के शिकार हैं। वो उनकी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। परिवार के लोग, दोस्त दबाव डालते हैं, उसके बावजूद उनमें बदलाव नहीं आता। एक कैंसर सर्जन होने के नाते डॉक्टर सुमित शाह ऐसे लोगों से विविध भारती के इस कार्यक्रम सेहतनामा में क्या कहेंगे? मैं तो यही कहूंगा कि आप खाली ये सोचिए, मेरे एक पेशेंट है जो दिन में 8 से 10 सिगरेट ले रहे थे। मैंने पूछा सिगरेट का रेट क्या है, बोले 8 से 10 रुपया है। दैट मीन्स 60 to 80 रुपीज पर डे उनका सिगरेट में जा रहा है। वो रिक्शा वाला है।
तो 60 to 80 इंटू 30 एक महीने का, इंटू 12 एक साल का। मैंने कहा भाई ये फिक्स डिपॉजिट में रखिए आप अपने बच्चों के लिए। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और धूम्रपान सिर्फ खुद के लिए हानिकारक नहीं, अगर लोग घर पे धूम्रपान करेंगे तो पैसिव स्मोकिंग, वो स्मोक से उनके आजू बाजू वालों को भी रिस्क है। तो ये बहुत ही गलत बात है। मैं इनकरेज करूंगा कि स्मोकिंग छोड़ देना चाहिए जितने लोगों को हो सके, और आप सब्स्टिट्यूट्स के लिए ना जाए। इसको छोड़ने का सिर्फ एक ही तरीका है और वो है मनोबल। आपका फैमिली आपके साथ है, आपको बस गिव अप करना है। आप सोचेंगे कि थोड़े टाइम में कम करके बाद में, वो दिन कभी नहीं आएगा। आप अपने बच्चों की तरफ देखिए, अपनी बीवी की तरफ देखिए, अपने पेरेंट्स जो आपके डिपेंडेंट हैं उनको देखिए और छोड़ दीजिए। जी, तो डॉक्टर साहब ये बहुत जरूरी बात थी उन लोगों के लिए जो तंबाकू की लत का किसी भी फॉर्म में शिकार हैं। कैंसर जागरूकता के बारे में हम बातें कर रहे हैं, और इस बीच में एक सवाल ये आता है कि इन तमाम सावधानियों और सुरक्षा के बाद भी अगर टेस्ट पॉजिटिव आ जाता है तो मरीज के अंदर एक डिनायल होता है। सबसे पहले वो उसको स्वीकार नहीं कर पाते हैं और तरह तरह के उतार चढ़ाव से होकर गुजरते हैं। बिल्कुल। इस शुरुआती दौर के बारे में बतौर कैंसर सर्जन किस तरह की गाइडलाइन आप देना चाहेंगे? कैंसर एक ऐसा शब्द है जो सुनकर पैर के नीचे से जमीन निकल जाती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि आज साइंटिफिक प्रोग्रेस इतना हो चुका है कि हमारे पास हर स्टेज, इवन चौथे स्टेज कैंसर के लिए भी अच्छा खासा इलाज है। और सभी कैंसर खराब ये नहीं होते कि उसका आउटकम खराब होगा। ऑलमोस्ट 70 to 80% कैंसर जो अर्ली स्टेज के हैं उनमें हम पूरी तरह से क्योर कर सकते हैं। उसका मतलब कि अगर मरीज समय पे आते हैं तो हम जो स्टैंडर्ड ट्रीटमेंट है उससे पेशेंट्स को अच्छे कर सकते हैं। आप टाटा हॉस्पिटल में जाएंगे, आप देखेंगे सर्वाइवल रेट और वो सब, इट इज फैंटास्टिक। तो मैं ये कहना चाहूंगा कि बाई चांस अगर किसी के घर में किसी को कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो आप बिल्कुल हिम्मत मत हारिए। आप अकेले नहीं, आपके साथ हम सब है। और आपको मैं एनकरेज करूंगा कि अच्छे हॉस्पिटल में जाकर साइंटिफिकली प्रूवन ट्रीटमेंट आप ले, बिल्कुल ठीक होने की उम्मीद है। मेरे कितने स्टेज 4 कैंसर के भी पेशेंट हैं जिनको हम चलो क्योर नहीं कर सकते, लेकिन अच्छे ट्रीटमेंट से वो कैंसर के साथ अभी अच्छी लाइफ भी जी रहे हैं, उनके जो भी इच्छा है पूर्ण कर रहे हैं। हमें हार नहीं माननी है। 50% ऑफ द वॉर अगेंस्ट कैंसर इज मेंटल, खाली 50% वो है। अगर हम हार मान लेंगे तो अपने क्या है, अगर हम निर्णय ले लें नहीं मैं कुछ भी करके इससे लड़के बाहर आऊंगा, तो आप मेरी मानिए आप बिल्कुल बाहर आ पाएंगे। जी डॉक्टर साहब, बहुत जरूरी बात आपने की है और अब इस समय गाने की बात करनी बहुत जरूरी है। तो इस कार्यक्रम का अगला गाना आपकी पसंद का कौन सा होने वाला है? आशा भोसले जी का 2 लफ्जों की है कहानी, जो उन्होंने अमिताभ जी के साथ वो इटली में गाया हुआ है। बिल्कुल, द ग्रेट गैम्बलर। ग्रेट गैम्बलर फिल्म का ये गाना सुनते हैं। 2 लफ्जों की है दिल की कहानी। हमने सुना, ये गाना कहता है कि 2 लफ्जों की है दिल की कहानी। ये दिल ही है जो हिम्मत हार जाता है कैंसर के सामने, और आपने कहा कि 50% जंग जो है वो मानसिक होती है, अपने आप से होती है, और 50% कैंसर से जंग होती है। आपने तरह तरह के मामले देखे हैं और आप बरसों से इस क्षेत्र में हैं। तो आप मुझे बताइए कि भारत के अलग अलग शहरों में इलाज की क्या स्थिति है और हमारे देश में पॉजिटिवली कैंसर से किस तरह लड़ा जा रहा है? अभी इंडिया की बड़ी सिटीज में तो कैंसर ट्रीटमेंट का प्रॉब्लम नहीं है। ऑलमोस्ट सभी सिटियों में मेजर कैंसर सेंटर्स हैं। इवन टियर 2 सिटीज एंड टियर 3 सिटीज में काफी तरह से या तो कैंसर सेंटर्स या एटलीस्ट नॉर्मल बड़े सेंटर्स में स्पेशलिस्ट आ रहे हैं। धीरे धीरे कैंसर केयर पेनिट्रेट हो रहा है इंडिया में। गवर्नमेंट की भी थोड़े से एफर्ट्स है उसमें, और प्लस टाटा मेमोरियल के, और मैंने अभी रिसेंटली सुना था ऑलमोस्ट 16 जगह अलग अलग ब्रांच आ रहे हैं। पंजाब में तो आ रहा है, फिर अभी एक बनारस में भी बड़ा सा टाटा मेमोरियल का ब्रांच शुरू हो गया है। सो धीरे धीरे कैंसर केयर पेनिट्रेट हो रहा है छोटी छोटी जगहों पर, और लोगों को उसकी वो फायदा ले पाएंगे उसका। जी डॉक्टर साहब, ये इलाज न केवल मानसिक रूप से बहुत ज्यादा निचोड़ देने वाला है, दूसरी तरफ आर्थिक रूप से भी बहुत ज्यादा दबाव इस इलाज का रहता है। तो ऐसे में आप किस तरह की चीजें देखते हैं कि आर्थिक स्तर पर क्या हो रहा है? ये आपने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है। हम ऑलमोस्ट 50 to 60% पेशेंट्स में हम देखते हैं कि ये फाइनेंशियली बहुत ही आर्थिक रूप से पूरा तोड़ देने वाली बीमारी है, क्योंकि कई ड्रग्स वगैरह काफी कॉस्टली है, कई बार बड़े ऑपरेशन है। तो मेरा सभी श्रोताओं से एक जरूर एडवाइस रहेगा कि आपको एक अच्छा इंश्योरेंस लेना चाहिए। हम सोचते हैं कि क्यों इंश्योरेंस ले, लेकिन आज के तारीख में तो मिनिमम 5 to 10 लाख का इंश्योरेंस होना जरूरी है। वो इंश्योरेंस होने से जिनके पास है वो अच्छे से कैंसर ट्रीटमेंट कर पाते हैं, लेकिन जिनको खुद के जेब से निकालना है बहुत भारी पड़ जाता है कई बार। जी
तो एक बहुत जरूरी आपकी सलाह यह है कि जो स्वास्थ्य का बीमा है वो जरूर पूरे परिवार के लिए ठीक तरह से करवा के रखना चाहिए। डॉक्टर साहब, इन दिनों में आपने बताया कि तमाम तरह के कैंसर जो हैं वो देखे जा रहे हैं, जिनके बारे में आपने विस्तार से बातें की हैं। हमने बड़ों की बहुत सारी बातें की, कुछ बच्चों के कैंसर्स के बारे में बताएं। बच्चों में भी कैंसर्स होते हैं कुछ, स्पेशली जो ब्लड कैंसर टाइप के हैं, ब्लड कैंसर, ल्यूकेमिया, लिम्फोमा और कुछ किडनीज में और अलग अलग टाइप के हैं, जिनकी वजह सराउंडिंग से लिंक नहीं है। जो एडल्ट कैंसर के कॉज अलग है और बच्चों के कैंसर के कॉज अलग है, बट लकीली बच्चों में ऑलमोस्ट 70 to 80 या शायद उससे भी ज्यादा % कैंसर्स आर फुल्ली क्योरेबल। फुल्ली क्योरेबल का मतलब बच्चे पूरी तरह से उसमें निकल जाते हैं और नॉर्मल एडल्ट होकर अपनी नॉर्मल लाइफ भी जी पाते हैं। लेकिन इसमें हम घूम फिर के उसी बात पे आ रहे हैं कि इसके लिए टाइम पे डिटेक्ट करना बहुत ही जरूरी है, और कोई भी सिम्टम हो बच्चों में तो खैर अपने डॉक्टर से आप आए। तो ये कैंसर्स कॉमन है, बट दे आर वेरी क्योरेबल, मोस्ट ऑफ देम। जी, ऐसे मामलों में किस तरह की सावधानी और जागरूकता की जरूरत है डॉक्टर साहब? एक तो सबसे कॉमन है, जब भी बच्चों में कोई भी प्रॉब्लम हो तो उनकी एक्टिविटी लेवल कम हो जाती है। आप नोटिस करेंगे कि ये ज्यादा खेल नहीं रहा है, कुछ हो गया है। सेकेंडली वेट हो गया है। सेकेंडली वेट लॉस या पेट फूगना, कई बार उनका पेट फूक जाता है किसी वजह से, पानी या किडनी के कैंसर्स में, या वेट लॉस, वजन कम होते जाता है। और मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई लोगों में फीवर आते हैं। लकीली क्या है, फीवर आते हैं तो इनवेरिएबली पेरेंट्स बच्चों को डॉक्टर के पास ले जाते हैं और वो ब्लड टेस्ट से पता चल जाता है कि इसमें कुछ है। बट वही है कि फीवर आना, वेट लॉस होना, या बच्चों का एकदम अलूफ होना, थोड़ा ध्यान ना देना, खेलने में इंटरेस्ट ना होना, ऐसी नॉन स्पेसिफिक सिम्टम्स है। जी डॉक्टर साहब, ये तमाम चीजें तो हमने जान ली, और एक बात जो मैंने थोड़ी देर पहले आपसे पूछी थी कि अगर किसी वजह से टेस्ट पॉजिटिव आता है तो किस तरह से आगे बढ़ना चाहिए, आपने वहां बहुत सारी चीजें बताई थी। परिवार वालों का एक बहुत बड़ा योगदान होता है, जो मरीज की केयर कर रहे होते हैं, उनके लिए कुछ गाइडलाइंस जरूर दीजिए, क्योंकि उनकी बहुत बड़ी भूमिका इस लड़ाई में हो सकती है। बिल्कुल, परिवार का सपोर्ट हो तो ऑलमोस्ट 50% क्योर तो वहीं हो गया। वो सबसे इंपॉर्टेंट है, जो मैंने मेरे भी प्रैक्टिस में देखा हुआ है। परिवार वालों का सपोर्ट, प्रेम और ये होना जरूरी है। और सबसे इंपॉर्टेंट है, मैं कहूंगा, जो कैंसर के केयर गिवर्स है, कि आपको, हम नॉर्मल टेंडेंसी से बोलते हैं कि कैंसर पेशेंट को आप रेस्ट करो, आप कुछ मत कीजिए। मैं रिवर्स कहूंगा, आप उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी का काम दीजिए और मेक देम फील वांटेड। उन्हें दया की जरूरत नहीं है, सहानुभूति की जरूरत है। दोनों में एकदम पतली सी लकीर है, तो ये ध्यान रखना। और जब भी पेशेंट डाउन हो जाए, हमें पेशेंट के सामने अपने इमोशन नहीं दिखाने हैं, हमें उनको एनकरेज करते रहना है कि आप फिक्र मत कीजिए, थोड़ा सा अप डाउन हो रहा है, धीरे धीरे हम इसमें से बाहर आने वाले हैं। उनका हाथ पकड़े कहिए कि आप अकेले नहीं, हम सब साथ में हैं, डोंट वरी अबाउट दैट। जी डॉक्टर साहब, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही है, और मुझे लगता है कि इस बात के जरिए अब एक गाने की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। तो वो कौन सा गाना होगा? शांघाई फिल्म से अरिजीत जी का जो भेजी थी दुआ। क्या बात है, सुनते ही ये गाना। जो भेजी थी दुआ वो जाके आसमां। और हमने बातें की हैं और ये पता किया है कि वो दूसरे लोगों को उनका हौसला बढ़ाने के लिए और उन्हें इस लड़ाई में आगे बढ़ने के लिए काफी मदद करते हैं। इसके बारे में बताइए। बिल्कुल, बड़े हॉस्पिटल के आजू बाजू में कई संस्था ऐसी होती है और वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल करते हैं। इसको हम पीयर ग्रुप बोलते हैं। जैसे किसी को अगर कैंसर डिटेक्ट हुआ है तो उनका सबसे पहला है कि मुझे ही क्यों हुआ, और उनको एक अकेलापन महसूस होता है। तो अगर हम उन पेशेंट को उनके ही उम्र वाले और उनकी टाइप के कैंसर वाले और 2-4 जन मिला दे जिनका शायद ट्रीटमेंट भी हो गया है, तो उनको देखकर इनको मोटिवेशन आएगा कि नहीं देखो ये 4 मेरे जैसे ही है और ये अच्छी तरह से बाहर आएगा तो मैं भी आऊंगी। तो ये जो संस्थाएं हैं वो पीयर ग्रुप एनकरेज करते हैं, वो एक दूसरे को मिलने का एक प्लेटफॉर्म देते हैं। दूसरा, कुछ लोगों को फैमिलियल सपोर्ट कई बार नहीं मिलता इतना, तो ये संस्थाएं उनको हेल्प करती है। और तीसरा, जैसे आपने कहा कि कितने सारे एनजीओज हैं जो आर्थिक रूप से भी इन पेशेंट्स को, स्पेशली बच्चों के लिए बहुत सारे अच्छे अच्छे एनजीओज हैं, इवन एडल्ट्स के लिए, और बहुत कुछ करते हैं ताकि आर्थिक रूप से भी पेशेंट संभाला जाए और उनको अच्छी ट्रीटमेंट मिल पाए। जी, तो इसका मतलब ये है कि एक कम्युनिटी हेल्प जैसा एक आयोजन
चलता है, जिसकी वजह से नॉलेज शेयरिंग भी होती है और इमोशनल शेयरिंग भी मुमकिन होती है, ताकि इस लड़ाई में लोग आगे बढ़ सकें। डॉक्टर साहब, कैंसर का इलाज बहुत ज्यादा महंगा है और कई बार कई लोग ऐसे होते हैं जो आर्थिक रूप से उतने ज्यादा सबल नहीं होते कि वो इस लड़ाई को लड़ सकें, इस इलाज को करवा सकें। ऐसे मरीजों के लिए क्या किया जा सकता है? नहीं, अभी जैसे मैंने कहा, हर एक सिटी में बड़े बड़े कैंसर सेंटर स्पेशली बाय द गवर्नमेंट आ चुके हैं। जैसे मुंबई में टाटा मेमोरियल सेंटर है, तो वहां पे अगर जनरल वार्ड में कोई करता है तो पूरा फ्री है, वहां पे उनको कोई कॉस्ट नहीं है, खाली दवाइयों का खर्चा उनको करना है। फिर बिलो और सर्टेन लेवल काफी वो राजीव गांधी आयोजना और गवर्नमेंट के अभी जो काफी आयोजनाएं निकले हैं, जो नए स्कीम्स आए, उसमें भी बहुत सारे पेशेंट्स कवर हो गए हैं। तो धीरे धीरे आर्थिक रूप से भी काफी पेशेंट्स को इन स्कीम्स का बेनिफिट हो रहा है। जी, इसका मतलब इस दिशा में बहुत ज्यादा काम हो रहा है और कैंसर मरीजों की मदद का जो काम है वो आगे बढ़ रहा है। अब मुझे ये बताइए कि क्या कैंसर की तमाम दवाएं भारत में उपलब्ध होती हैं या उन्हें बाहर से मंगवाया जाता है, और इस संदर्भ में किस तरह की मदद उपलब्ध होती है? यहाँ पे ऑलमोस्ट सभी दवाइयां उपलब्ध है, ऐसा नहीं कि नहीं है। सिर्फ कुछ नए ड्रग्स जो लॉन्च हुए जो काफी कॉस्टली होते हैं, थोड़े टाइम लगता है इंडिया में आने के लिए। अदरवाइज मैं कहूंगा 90 to 95% जो कीमोथेरेपी और टारगेटेड थेरेपी के ड्रग्स है सभी अवेलेबल है। और यहाँ पे कुछ कुछ इंडियन ब्रांड्स भी है जिनका लो कॉस्ट ड्रग अवेलेबल है, तो अपने पास सभी है। इंडिया में जो ट्रीटमेंट है इज कंसिडर्ड एज वर्ल्ड क्लास। हम सोचते हैं कि नहीं यूएस में या यूके में इससे अच्छा ट्रीटमेंट होगा, लेकिन मैं आपको बताऊं कि ये जो ट्रीटमेंट इज ऑलमोस्ट द सेम। जो ट्रीटमेंट वहां पे यूएस में सबसे बड़े सेंटर में होगा, वो यहाँ पे एक छोटी हॉस्पिटल जिसमें गिन के 15 बेड होंगे वहां पर भी हम दे पाते हैं, और देते हैं यहाँ के ऑन्कोलॉजिस्ट। बस हमें आप लोगों का विश्वास की जरूरत है। जी, ये बहुत बड़ी बात आपने बताई है कि विश्व स्तरीय इलाज की सुविधाएं हमारे अपने देश में बहुत छोटे छोटे अस्पतालों में भी मौजूद है। डॉक्टर साहब, यहाँ एक गाने की तरफ बढ़ते हैं और उसके बाद आगे की बातें की जाएंगी। इस बार लता जी और अमिताभ जी का गाना है सिलसिला से, मैं और मेरी तन्हाएं अक्सर ही बातें करते हैं। जी बिल्कुल, ये गाना डॉक्टर के बारे में बहुत कम लोग सोचते हैं जो कैंसर का इलाज कर रहा है। यस डॉक्टर साहब, योग और ध्यान कितनी बड़ी भूमिका निभा सकते हैं कैंसर मरीज के लिए? मेंटल बैलेंस के लिए योग और ध्यान बहुत ही बेनिफिट दे सकता है। कई बार मेंटल टर्बुलेंस जो बोलते हैं, अलग टाइप के विचार आते रहते हैं। इट इज इम्पोर्टेंट कि हमारे ट्रीटमेंट के वक्त मरीज के और केयर गिवर के माइंड में पॉजिटिव थॉट्स होना जरूरी है। वो एक पॉजिटिव एनर्जी हो तो कैंसर ट्रीटमेंट ईजी भी हो जाता है और वापस आने के चांस कम हो जाते हैं, नो डाउट अबाउट दैट। तो अगर हम अपनी एनर्जी चैनलाइज करना चाहे और बहुत सारे नेगेटिव थॉट आ रहे हैं या हम अभी भी डिनायल स्टेज में है, तो इन चीजों में योग और ध्यान, मेडिटेशन डेफिनेटली बहुत हेल्प कर सकते हैं। और हम हमारे मरीज को बोलते भी है कि आप ये कीजिए, डोंट वरी, और हमने इसका असर भी देखा हुआ है। डॉक्टर साहब, बातचीत के इस पूरे लंबे सफर में हम अब आखिरी मकाम पर आ गए हैं। बहुत सारे ऐसे लोग होंगे जो इस लड़ाई में आधा रास्ता या रास्ते का एक हिस्सा पार कर चुके होंगे और ये बातें विविध भारती के जरिए सुन रहे होंगे। तो एक विशेषज्ञ के तौर पर कैंसर फाइटर से क्या कहना चाहेंगे? कैंसर फाइटर से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप हमारे लिए एक मिसाल है। हर एक कैंसर फाइटर में मुझे एक हीरो दिख रहा है और उनसे हम कई चीजें सीखते हैं, जैसे कि इतने एडवर्स सर्कमस्टेंसेस में हंसकर कैसे आगे बढ़ना है। तो आप बिल्कुल बढ़ते रहिए और आपकी मिसाल हमेशा जलती रहेगी और आप दूसरे लोगों को उत्तेजित करते रहेंगे कि यस, ये हम बिल्कुल जीत सकते हैं, मुट्ठी बंद कर, उसमें कोई डाउट नहीं है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब, अब एक और गाना सुन लिया जाए जो प्रोग्राम का आखिरी गाना होगा, उसके बाद आपसे आखिरी सवाल करेंगे। श्रेया जी का आशिकी 2 से सुन रहा हूँ मैं। क्या बात है, सुनते हैं ये गाना। इसमें कई हिस्से ऐसे थे जो वाकई डरा देने वाले थे। एक स्वस्थ व्यक्ति जो ये तमाम बातें सुन रहा है और किसी न किसी तरह से इस डर की एक शक्ल उसके मन में मौजूद है, आप उससे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहूंगा कि जैसे पहले कहा था, करेक्ट नॉलेज होना जरूरी है। मेरा लोगों से सिर्फ एक ही चीज कहना है, आप कैंसर से डरिएगा मत। ये नाम डरावना है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन मैं अगर 100 कैंसर सर्वाइवर खड़े कर दूंगा तो आप देखेंगे कि इस बीमारी पे हम एकदम आसानी से मात कर सकते हैं। सिर्फ हमें समय पे आना जरूरी है। और समय पे कैसे आएंगे? जब हम अपना मन स्वस्थ रखेंगे, अपना हेल्थ
क्लियर रहेगा, खाना पीना अच्छा रहेगा, तो हमें चांसेस कम हो जाएंगे। और हम समय पे अगर हम आंखें खुली रखें, कान खुले रखें, हम देखें कि हमारी शरीर हमें कुछ कह रही है, बस उस पर आप ध्यान दीजिए, ज्यादा लोड ना ले। आप कोई भी छोटा मोटा सिम्टम हो तो अपने आप से ट्रीट ना करें, एक डॉक्टर को दिखा दीजिए। 99% कुछ नहीं होगा, 1% कुछ है तो दैट मीन्स वो अर्ली स्टेज और आप पूरा ठीक भी हो जाएंगे। जी डॉक्टर सुमित शाह, आप विविध भारती के स्टूडियो में आए और आपने कैंसर जागरूकता के बारे में इतने विस्तार से हमसे बातें की, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद। कैंसर जागरूकता के विषय पर अभी आपने सुनी डॉक्टर सुमित शाह से अपने इस दोस्त यूनुस खान की बातचीत। इस कार्यक्रम की रिकॉर्डिंग इंजीनियर तेजश्री शेट्टी और प्रस्तुतकर्ता रामकरण मीणा। सेहतनामा। सुनने